आप देख रहे एफएम न्यूज में मनीषा। बात सबसे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जो इन दिनों पंजाब के दौरे पर हैं और आज उनके दौरे का दूसरा और आखिरी दिन है, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कल उन्होंने अपने पंजाब दौरे की शुरुआत मोगा से की, जहां एक रैली को संबोधित करते हुए घोषणा की थी कि 2022 में अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो हम पंजाब की सभी महिलाओं को जिनकी उम्र 18 साल से अधिक है उन्हें 1000 रुपए प्रतिमाह देंगे। अगर किसी परिवार में 3 महिला सदस्य हैं तो हर महिला सदस्य को 1000 रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम होगा। इससे पहले ही केजरीवाल ने पंजाब में हर घर को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने और 24 घंटे बिजली आपूर्ति उपलब्ध कराने, सरकारी अस्पतालों में उपचार मुहैया कराने का भी वायदा किया। सोमवार को रात में उन्होंने एक ऑटो ड्राइवर के यहां खाना भी खाया। और एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट के रूप में विकसित हो रहे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास 25 नवंबर को होना है। एयरपोर्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। शिलान्यास से पहले सीएम योगी आज जेवर एयरपोर्ट शिलान्यास कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेंगे। सीएम यहां अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद जेवर एयरपोर्ट की तैयारियों का निरीक्षण भी करेंगे। कार्यक्रम को लेकर रूट तैयार किया जा रहा है। 25 नवंबर को इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी के अलावा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समेत राज्य सरकार के मंत्री और तमाम दिग्गज नेता शिरकत करेंगे। फिलहाल एयरपोर्ट की 4 दीवारी का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। एयरपोर्ट के निर्माण के लिए करीब 1334 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की गई है। एयरपोर्ट का निर्माण कार्य 2023 से 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसी समय सीमा में जनता के लिए एयरपोर्ट शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। 2024 में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पहली हवाई पट्टी तैयार हो जाएगी, जिससे पहली उड़ान भरी जा सकेगी। और बात पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की, जो दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान वो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मुलाकात कर सकती हैं, लेकिन इस मुलाकात से पहले ही उन्होंने कांग्रेस को करारा झटका दे दिया है। खबर है कि कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद कीर्ति आजाद कांग्रेस का दामन छोड़कर तृणमूल कांग्रेस की सदस्यता ले सकते हैं। संभव है कि ममता बनर्जी की ही मौजूदगी में वो टीएमसी में शामिल हों। फिलहाल इस खबर को लेकर कोई औपचारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन कीर्ति आजाद के कांग्रेस को छोड़कर टीएमसी में शामिल होने से पार्टी को बड़ा झटका लगने की संभावना है। इस खबर पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जुड़ चुके हैं। प्रेम कुमार जी, स्वागत है एफएम न्यूज में आपका। बड़ी खबर और कांग्रेस को एक बड़ा झटका भी कह सकते हैं, कीर्ति आजाद टीएमसी ज्वाइन कर रहे हैं। बिल्कुल, जब एक पुराने नेता पार्टी छोड़ते हैं तो किसी भी पार्टी के लिए ये झटका है। लेकिन इसका जो समय है जी, कि ममता बनर्जी दिल्ली आ रही हैं और वो सोनिया गांधी जी से मिल रही हैं, और इस मुलाकात के जो मकसद हैं, इन दोनों में कंट्राडिक्शन दिख रहा है। देखिए, मुलाकात का जो मकसद है राष्ट्रीय स्तर पर 2024 के लिए विकल्प तैयार करना, और ये विकल्प जाहिर बात है कि कांग्रेस को माइनस करके भी नहीं हो सकता, और ममता बनर्जी जैसे सूत्रधार जिनका कि पूरे हिंदुस्तान में विभिन्न राजनीतिक दलों में, विभिन्न क्षेत्रीय दलों के बीच एक पुरानी व्यक्तिगत और राजनीतिक संबंध और संपर्क हैं, उनका जो इस्तेमाल है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन दोनों के बीच में अगर ऐसी घटना घटती है कि आपने पहले भी सुना होगा कि कई महिला नेता ये तृणमूल कांग्रेस में चली गई, या आपको त्रिपुरा में कई कांग्रेस के नेताओं ने ज्वाइन किया तृणमूल कांग्रेस को, तो एक पार्टी से दूसरे पार्टी में छोड़कर जाना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसा होता रहता है। लेकिन खासकर ऐसे समय में जब सोनिया गांधी और ममता बनर्जी की मुलाकात होनी है और उसके पहले ये आवाज आए कि कीर्ति आजाद पार्टी छोड़कर टीएमसी में जा रहे हैं, तो कांग्रेस का एक सशंकित होना स्वाभाविक हो जाता है। तृणमूल कांग्रेस पूरे देश में अपना विस्तार करना चाह रही है, हर जगह वो पैर पसार रही है, लेकिन एक कांग्रेस के लिए सतर्क होने की बात यह है कि वो किसकी कीमत पर ऐसा कर रही है। तृणमूल कांग्रेस क्या अपना फैलाव भारतीय जनता पार्टी की कीमत पे कर रही है?
ऐसा नहीं लगता। वो जहां भी फैलाव कर रही है उसका नुकसान कांग्रेस को सीधे हो रहा है, यानी कांग्रेस की कीमत पर तृणमूल फैल रही है। तो ऐसे में ये नेचुरल दोस्ती रह नहीं पाएगी, इसकी भी आशंका है। तो यही वजह है कि एक व्यक्ति, एक नेता का एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना आज राष्ट्रीय खबर बना हुआ है, उसकी वजह यही है। जी प्रेम कुमार जी, यहाँ कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस की बढ़ती हुई ताकत भी नजर आ रही है, क्योंकि पहले बाबुल सुप्रियो ने बीजेपी का दामन छोड़ के टीएमसी का रुख ले लिया और अब कीर्ति आजाद कांग्रेस छोड़कर टीएमसी में जा रहे हैं, और कई ऐसे नेताओं की लंबी फहरिस्त है जो विधानसभा चुनाव जब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने जीता उसके बाद लगातार तृणमूल कांग्रेस में कई सारे नेता शामिल हो गए। देखिए, इनको दो हिस्सों में बांटकर देखना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के सामने कोई नहीं है। जो मुख्य विपक्षी दल है उनसे भी टूट करके नेता तृणमूल में आ रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल से बाहर जो नेता तृणमूल से जुड़ रहे हैं वो तृणमूल कांग्रेस को हिंदुस्तान की राजनीति में एक हस्तक्षेप के रूप में देख रहे हैं आने वाले समय में। अब कीर्ति आजाद के आने का मतलब क्या है? बिहार से जोड़ा जाएगा कि तृणमूल कांग्रेस अपना पैर बिहार में पसारे। और इससे पहले यशवंत सिन्हा भी जुड़ चुके हैं। तो यशवंत सिन्हा वाइस प्रेसिडेंट हैं तृणमूल कांग्रेस के। अब यशवंत सिन्हा का झारखंड से जरूर संबंध है, लेकिन बिहार में भी उनकी उतनी ही पैठ है। तो जाहिर है उनका ही योगदान कीर्ति आजाद को जोड़ने में भी है। तो जब ये लोग दोनों मिलेंगे और भी नेता मिलेंगे तो बिहार में इसका असर होगा। उत्तर प्रदेश में भी कोशिश की जा रही है, हालांकि कोई बड़ी सफलता सामने नहीं है। फिर भी एक दो नेता तो बड़े नाम जुड़े हैं, जो वो भी कांग्रेस से ही टूटकर जुड़े हैं तृणमूल कांग्रेस में। तो ये है बंगाल से बाहर तृणमूल कांग्रेस के पैर फैलाने की वजह और मकसद, और जिस वजह से वो 2024 में विपक्षी एकता का जो संकल्प है उसमें कहीं ना कहीं दरार भी आ सकती है। ये इसका इम्पोर्टेंस है। हाँ, लेकिन प्रेम कुमार जी, विपक्षी एकता की अगर हम बात करें तो टीएमसी के तमाम जो नेता हैं वो दावा कर रहे हैं कि विपक्षी एकता की सूत्रधार ममता बनर्जी ही हैं, और अगर वो सूत्रधार हैं तो विपक्षी सारे दलों को साथ कैसे लाया जाएगा जब उनके ही नेताओं को तोड़ के टीएमसी में शामिल किया जा रहा है? देखिए, सूत्रधार हैं ऐसा बोलना नहीं है, सूत्रधार हो सकती हैं। नहीं, मैंने कहा कि टीएमसी के नेता ये दावा करते हैं कि ममता बनर्जी सूत्रधार। बिल्कुल, तृणमूल कांग्रेस के लोग दावा करें ये स्वाभाविक है। ये दावा एनसीपी के नेता भी करते हैं शरद पवार जी के लिए, या शिवसेना के कार्यकर्ता नेता भी करते हैं अपने उद्धव ठाकरे जी के लिए। ये बड़ा नेचुरल है। लेकिन तटस्थ रूप में देखें तो ये अभी साबित होना बाकी है कि सूत्रधार की भूमिका किसे मिलेगी, क्योंकि देश में सबसे बड़ा विपक्षी पार्टी कांग्रेस है। तो उसके बरक्स कोई दूसरा सूत्रधार खड़ा होगा तभी जब कांग्रेस की ताकत से बराबर या उससे ज्यादा क्षेत्रीय दलों का समन्वय करके वो सामने आएगा। तो ये क्या ममता बनर्जी ऐसा कर पाती हैं? कर सकती हैं निश्चित रूप से, लेकिन कर पाती हैं कि नहीं ये इस बात को तय करेगा कि वो सूत्रधार होंगी या नहीं। जी प्रेम कुमार, आगे आने वाले जो चुनाव हैं 5 राज्यों में, उन पर क्या असर पड़ेगा इन चीज़ों का? जो नेता तमाम अदला बदली कर रहे हैं पार्टियों की, अगर हम बाकी पार्टियों की बात करें तो वहां पे भी अदला बदली हो रही है पार्टियों की। देखिए, चुनाव से पहले अदला बदली एक परंपरा रही है हिंदुस्तान की सियासत की। तो जैसे उत्तर प्रदेश में देखें तो समाजवादी पार्टी में भी लोग शामिल हो रहे हैं, बीजेपी में भी लोग शामिल हो रहे हैं। तो ये दो मुख्य पार्टियां हैं जो कि दिख रही हैं कि मैदान में हैं और जोरदार तरीके से हैं। तो ये पार्टियों का दल छोड़ना या दल बदलना ये इंडिकेशन भी देता है कि मैदान में कौन मजबूती से खड़ा है। तो उस हिसाब से भी इनको इस दल बदल को देखा जाना चाहिए। तो कांग्रेस के लिए निश्चित रूप से चिंता का समय है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम कुमार जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कीर्ति आजाद टीएमसी में शामिल हो सकते हैं ये कहा जा रहा है, और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी लगातार जो तमाम कद्दावर नेता हैं उनको अपनी पार्टी में शामिल करवा रही हैं, और इसी क्रम में कीर्ति आजाद भी शामिल हो सकते हैं। और ये ऐसे वक्त में हुआ है जब ममता बनर्जी खुद दिल्ली में मौजूद हैं और प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात कर रही हैं, तो वहीं विपक्षी दलों को साथ लाने की उनकी कवायद भी तेज है। विपक्षी दलों के नेताओं से भी मुलाकात उनकी जारी है।
और वहीं कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर एक बार फिर से विवादित बयान देकर फंस गए हैं। दिल्ली में एक सेमिनार के दौरान मणिशंकर अय्यर ने कहा कि साल 2014 के बाद से हम अमेरिका के गुलाम हैं। मणिशंकर अय्यर ने कहा कि पिछले 7 साल से हम देख रहे हैं कि हम अमेरिकियों के गुलाम बनकर बैठे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि पिछले 7 सालों से गुटनिरपेक्षता की तो बात ही नहीं होती, शांति की बात ही नहीं होती है, अमेरिकियों के गुलाम बनकर बैठे हैं। वो कहते हैं कि चीन से बचो, हम कहें कि चीन के सबसे करीबी के दोस्त तो आप ही हो। अब उनके बयान के बाद राजनीति भी गर्मा गई है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया है और एक तरफ उनके इस ऐतिहासिक फैसले का पूरे देश के किसानों ने स्वागत किया है, तो वहीं बीजेपी किसान मोर्चा आज ट्रैक्टर रैली निकालेगा। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद आज की ट्रैक्टर रैली को देखना काफी दिलचस्प होगा। ये रैली बागपत जौहरी से शुरू होकर तहसील में खत्म होगी। रैली में डॉक्टर सत्यपाल सिंह और बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष और भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र के डायरेक्टर राम कुमार सहरावत भी मौजूद रहेंगे और किसानों को सरकार की ओर से तमाम योजनाओं की जानकारी भी देंगे। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से लखनऊ में किसानों की महापंचायत का आयोजन किया गया। ये महापंचायत इको गार्डन में आयोजित की गई। इसमें हजारों की संख्या में किसान पहुंचे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि 1 साल लगा, लेकिन हमने हमेशा अपनी भाषा में अपनी बात कही, लेकिन दिल्ली की चमकीली कोठियों में बैठने वालों की भाषा दूसरी थी। हमें 12 महीने लगे अपनी बात समझाने में कि इस कानून से नुकसान होगा। जब उन्होंने सर्वे कराया तो समझे कि इन कानूनों से किसका नुकसान है। राकेश टिकैत ने भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कानून वापस लेने की घोषणा की जैसे कोई लड़ाई करके गाली देते हुए भागता है। कुछ लोगों को समझाने में नाकाम रहे। उन्होंने देश से माफी भी मांगी, लेकिन उनके माफी मांगने से उन्हें रेट नहीं मिलेंगे। एमएसपी की पॉलिसी बनाने से रेट मिलेंगे। और अब बात बिहार की, जहां शराबबंदी लागू है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं शराब बरामदगी की खबरें आती रहती हैं। बीते हफ्ते ही सीएम नीतीश कुमार ने शराबबंदी को लेकर हाई लेवल मीटिंग की थी। तब से शराब को लेकर सुस्त पड़ी बिहार पुलिस हरकत में आ गई। बिहार में इन दिनों खूब शादियां हो रही हैं और पुलिस की दबिश भी शादियों वाले घरों में बढ़ती जा रही है। अब आलम यह है कि पुलिस शादियों में जाकर बिना महिला पुलिस दुल्हन के कमरे की तलाशी भी लेने लगी है। इसी तरह पटना में शादी में पुलिस के पहुंचने के बाद आरजेडी ने सरकार से सवाल पूछा कि इतनी चौकसी तस्करों के लिए क्यों नहीं बढ़ती जा रही है। इसको लेकर जब सीएम से सवाल किया गया तो उनका जवाब था कि कुछ शिकायतें पुलिस को मिली हैं। शादी के कार्यक्रम में लोगों को शराब पिलाने का इंतजाम रहता है और इसीलिए इस बात की तफ्तीश पुलिस कर रही है। और अगली खबर को देखकर आप कह सकते हैं कि ताजमहल अब केवल आगरा में नहीं रहा। बेपनाह मोहब्बत की नई परिभाषा लिखने वाला अकेला मुगल बादशाह शाहजहां था और बहुत से लोगों को जो हर दिन अपनी मोहब्बत की नई मिसाल कायम करते हैं। ऐसा ही एक वाकया मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से सामने आया है। शिक्षाविद और मैक्रोविजन स्कूल के संस्थापक आनंद प्रकाश ने एक ताजमहल नुमा घर अपनी पत्नी मंजूषा को गिफ्ट देने के लिए बनवाया है। ताजमहल की तरह दिखने वाले इस घर में 4 बेडरूम, एक किचन और एक लाइब्रेरी और एक मेडिटेशन रूम है। मीनार की ऊंचाई 29 फीट रखी गई है, जिसे बनाने में 3 साल का वक्त लगा है और इसे बनाने के लिए आगरा से खास तौर पर कारीगर को बुलाया गया था। घर के अंदर की गई नक्काशी के लिए बंगाल और इंदौर के कलाकारों को बुलाया गया था। फ्लोरिंग का काम राजस्थान के मकराना और फर्नीचर का काम मुंबई के कारीगरों से कराया गया है। यही नहीं, घर के अंदर और बाहर इस तरह की लाइटिंग की गई है कि रात के अंधेरे में भी ये घर एकदम असली ताजमहल की तरह ही चमकता दिखाई देता है। इस आर्किटेक्चर को अवार्ड भी मिल चुका है और ये वहां पर लोगों के आकर्षण का केंद्र है।
वहीं यूपी में प्रदूषण का कहर बढ़ता ही जा रहा है। प्रदूषण के कारण लोगों के फेफड़े काले हो गए हैं। इसके साथ ही सीओपीडी के रोगियों की सेकेंडरी संक्रमण भी हो रहे हैं। इससे 2 और रोगियों की मौत भी हो चुकी है। प्रदूषण के कारण सांस की दिक्कत क्रॉनिक रोगियों पर भारी पड़ रही है। हैलेट में गुर्दे लिवर फेल के रोगियों को भर्ती किया गया है, तो वहीं ओपीडी के रोगी वेंटिलेटर पर हैं। ओपीडी में अस्थमा रोगियों की हालत लगातार बिगड़ भी रही है। वहीं देश भर में कोरोना मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। हालांकि अब मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 7,500 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, तो वहीं 236 लोगों की मौत हो गई है। देश में 543 दिनों बाद इतने कम केस दर्ज हुए हैं। देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या 1,13,584 है। तो वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले दिन कोरोना से 12,202 लोग ठीक हुए हैं। तो वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या 4,66,000 हो गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए FM न्यूज के साथ।